नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक जहां सत्ता पक्ष तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारा एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 2 मार्च से हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार सबका विकास के मूल मंत्र के साथ समुचित विकास किया। तो वहीं बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक में जहां एक ओर सरकार की मंशा और हरियाणा के लिए पेश होने वाले बजट पर मंथन किया गया, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। खैर, तमाम सियासी उठापटक के बीच बजट सत्र का आगाज हुआ। बजट सत्र में सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाणा के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो तो चुकी है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर मनोहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने कहा कि यूक्रेन और बेरोजगारी किसान प्रमुख मुद्दा रहने वाले हैं, लेकिन सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी पूरी है। आज मुद्दे बहुत है हरियाणा के अंदर, सभी मुद्दों पे हरियाणा विपक्ष घेरेगा सरकार को। आप देखें, महंगाई का मुद्दा है, आप देखें आज यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको लाने का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मुद्दे ही मुद्दे हैं हरियाणा में, तो सभी के लिए रणनीति बनाई है और विपक्ष लड़ेगा सरकार। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार को हर फ्रंट पर विफल बताते हुए कहा कि विपक्ष विधानसभा में हर मुद्दे को उठाएगा और फ्रंट फुट पर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा जाएगा। सरकार एक फेलियर सरकार है, हर एक फ्रंट पे फेलियर है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कल से चुनाव शुरू होगा, उसमें बहुत से अहम मुद्दे हैं जो कॉलोटेशन मोशन और रिजेक्शन मोशन दी थी, स्पीकर ने वो रिजेक्ट किए हैं, उनको भी प्रोटेस्ट लॉन्च की जाएगी। और सभी मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा है, चाहे रजिस्ट्रियों का मुद्दा है, चाहे डाडम खनन का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और साथ में एक्सटेंशन लेक्चर्स की बात है, रोडवेज कर्मचारियों की बात है, क्लर्कों की बात है, सभी मुद्दों को विधानसभा स्तर के अंदर। यूं तो विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा, हरियाणा समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो फसलों की गिरदावरी का मुद्दा हो या बेरोजगारी का। देखिए, सरकार को क्या घेरना है, हरियाणा घिरा पड़ा है समस्याओं से। सरकार सुध ले ले। विपक्ष का तो काम है कि सत्ता को, पक्ष को आईना दिखाना कि ये समस्याएं हरियाणा को घेरे हुए हैं, उनका समाधान किया जाए। वो समाधान करें, लेकिन ये कहकर कि नहीं सब कुछ अच्छा ही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल करके और कोई काम किया जाए, तो ये तो दुखद है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है। आज प्रदेश
के अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार फुट पर या फिर फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो स्पीकर ज्ञानचंद ने कॉन्फ्रेंस की बजट सत्र के बाद हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का राज्यपाल ने सरकार का बजट सदन में और 3 दिन के अंदर बजट के ऊपर चर्चा। बजट सत्र पर बोले स्पीकर, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको हम बता रहे हैं। मुख्य बातें उन्होंने की, सभी विधायकों को दिया जाएगा समय और कल 2 घंटे आवारा पशुओं पर चर्चा होनी है। इसी के साथ आज की कार्यवाही में दोनों पक्षों का सहयोग मिला है। उन्होंने ध्यानाकर्षण काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 52 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 2 काम रोको प्रस्ताव आएंगे। इसी के साथ बजट सत्र का आगाज हो चुका है। क्या कुछ खास इस दौरान रहा ये आपको बता रहे हैं। बजट सत्र पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, सरकार ने उचित विकास किया, सबका साथ सबका विकास के मूल के साथ काम किया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और कई सारे काम गिनवाए। तो आज बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ निकिता अरोड़ा जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले विजेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि सत्ता में आप हैं। हरियाणा की विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है आज से। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में कई उपलब्धियां गिनवाई गई, साथ सभी का विकास के साथ उसकी नीयत से सरकार काम कर रही है ये बोला गया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि विकास हुआ है लेकिन सिर्फ कागजों पे, धरातल पर कुछ भी नहीं। आवाज ठीक से आ रही है मोनिका जी आपको मेरी? मोनिका जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे पहले वित्त मंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में भी जब वो काम कर रहे हैं जी, समाज के हर वर्ग के साथ में बजट से लगभग 1-2 महीने पहले से चर्चाएं शुरू करना, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग है, और चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के साथ में लगातार चर्चा करके, और यहाँ तक कि विपक्ष के साथ में भी और विपक्ष के विधायकों से भी सुझाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में ये बजट पेश करते आ रहे हैं। तो इसमें जो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे उसका एक तरह से जो प्रारूप है, मुख्य बिंदु हैं, उस अपनी जो टोटल हमारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उसके बारे में आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण उनका हुआ है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से हरियाणा की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको बताने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा सरकार के जो जनहित के जो प्रमुख कार्य हैं उनका विशेष तौर पर उल्लेख किया है। आजादी के इस 75वें साल में जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं मोनिका जी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के जो अमर हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहीदों की याद में शहीद अम्बाला के अंदर एक जो भव्य दिव्य मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, जो ऐसा भव्य स्मारक हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे जाके उनका स्मरण होगा, उनका वंदन होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर चलते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा पर दिया उस पर चल रही है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से नीति आयोग के जो एडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 उसमें हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी प्रदेशों में है। और हरियाणा प्रदेश की जो लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा सरकार ने चलाई, भारत सरकार भी उस योजना को स्वामित्व के नाम से चलाने पर उसको विचार ही नहीं कर रही, उसको चलाया है बकायदा। और हरियाणा सरकार की ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको भारत सरकार ने चलाया। मेरी पानी मेरी विरासत योजना पर भी केंद्र सरकार चिंतन और मंथन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है मोनिका जी कि लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो हम सब्सिडी और पेंशन भेजने का काम कर रहे हैं, उससे हजारों करोड़ रुपए बचाए इस देश और प्रदेश का। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है,
जवाबदेही तय करने हेतु हमने सबसे पहले ऑटो अपील जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसके तहत 570 से अधिक सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 विभागों के 214 क्वार्टर में ये हम इसको लागू कर चुके हैं और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 11 लाख से अधिक पहचान कर चुके हैं। की आय 1,80,000 रुपए से या तो कम है या बराबर है, उनको अन्य तरह के फायदे आयुष्मान भारत योजना हो या अन्य प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री देने वाले हैं। और मुख्यमंत्री समृद्धि योजना जिसके तहत एक गरीब व्यक्ति को 6,000 रुपए सालाना माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। तरह तरह की योजना उनके लिए हम लेके आते हैं। और आयुष्मान भारत योजना जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा जो हरियाणा सरकार भारत सरकार उसको देती है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और कोरोना के शासन काल के कोरोना के काल में किस तरह से देखिए, कोरोना के काल में किस तरह से हमने निःशुल्क लोगों का इलाज किया, जनता का इलाज किया और कोरोना के टीके निःशुल्क रूप से जो उनको लगाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में जो 51,000 रुपए की राशि उनको मिलती थी उसको बढ़ा करके 71,000 रुपए हमने किया। और वीर शहीदों को मैं अंतिम बात, ठीक है विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बहस के लिए आप तैयार हैं, कई मुद्दे आपके पास हैं और इसी के साथ फैक्ट भी आपके पास है खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन बात यह है कि जो आप विकास कार्य बता रहे हैं वो विकास कार्य विपक्ष को नहीं दिख रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्यों। हमारे साथ रजवंत डहीनवाल चुके हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। आपका स्वागत है हर खबर पर। जी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ निकिता अरोड़ा जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। निकिता जी, अभी आपने सुना विजेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि कई सारे विकास कार्य हैं जो कि धरातल पर दिखते हैं। आखिर कहां आपको कमी नजर आती है सरकार के कार्यों में? कहां पर आपको नजर आता है कि काम सिर्फ कागजों पर हुआ है, धरातल पर नहीं? बिल्कुल मोनिका जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बाकी जो बातें हैं पूरी खोखली हैं मोनिका जी, ये सारी सिर्फ ये लोग बातें अच्छी बहुत बड़ी बातें और ख्याली पुलाव बनाने में ये सक्षम बहुत है। बट अगर आप लोगों से बात करें, ये जितनी भी इन्होंने अभी योजनाओं का नाम इन्होंने अभी लिया है, उनमें से एक भी योजना का अगर किसी को लाभ मिला हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं अपने आप को जरूर करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। बट सत्य यही है कि कोई भी इनकी जो चलाई गई जो भी मुहिम है या फिर कोई भी पॉलिसी है, उसका कोई भी लाभ अभी तक ग्राउंड लेवल पे देखने पे हमें नहीं मिला है। और जहां तक कि अब हम बजट सत्र की बात करें तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये बजट सत्र जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा क्योंकि मुद्दे इतने ज्यादा हैं। आप मानेंगे नहीं कि पिछले 7 सालों में जब से भाजपा की सरकार बनी और उसके बाद भाजपा और जसपा की जो सरकार बनी, हमारा हरियाणा जो है वो बेसिकली एक पतन की ओर चलते जा रहा है। बताइए निकिता जी, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र जी। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, लेकिन पहले सुन तो लीजिए, मुद्दे तो सुन लीजिए विजेंद्र जी, आपसे जवाब भी लेंगे। निकिता जी बोलिए। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी पिछले 1 साल में ही इतनी सारी चीजें और इतने सारे मुद्दे खड़े हो चुके हैं कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि बजट सत्र जो है वो ही कम पड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हरियाणा में बेसिकली जो है बेरोजगारी का मामले में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है पूरे देश में वो हरियाणा में ही है और उसको ओवरकम करने के लिए इनकी जो भी योजनाएं हैं नहीं है, कोई कामयाब नहीं हुई है ऑन ग्राउंड। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित हरियाणा में है इस वक्त। अगर हम देखें आंकड़ों की भी बात करें तो 2021 में ही 1700 हमारे जो है मामले सामने आए हैं और ऑन एन एवरेज हर रोज एटलीस्ट 5 ऐसे जो मामले हैं अपराध के वो सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कृषि हमारा जो क्षेत्र है ये पता नहीं उनसे ये किस बात का ये बदलाव निकाल रहे हैं, शायद इस बात से ही ये लोग थोड़े से नाखुश हैं कि जो 3 काले कानून ये लेके आए उनका विरोध। तो अभी तक जो आपने देखा कि कितनी फसल खराब हुई है जो उसको लेकर सरकार का कहना है कि काम कर रही है सरकार, काम कर रही है। कब से फसलें खराब हो। देखिए हमने एक छोटा सा जवाब दे दूं किसी तरीके से आपकी कॉम्पेंसेशन बात का छोटा सा जवाब दे दूं।
कंपनसेशन किसी ठीक को है, अभी मिला बहुत नहीं। समय निकिता जी, आप सवाल कीजिएगा, लेकिन जो सवाल आपने अभी किए हैं उनसे जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी से, उसके बाद मैं मोनिका रजवन जी के छोटा पास सा जवाब जाऊंगी। देता हूँ। जी। लेकिन तो फसल खराब का जो मोनिका जी ने बात की थी ना, उसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दी है। थोड़ा अपडेट मोनिका जी होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सरकार की किसी योजना को लाभ नहीं हुआ। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, हमने योजनाएं गरीब लोगों के लिए चलाई थी, कांग्रेस नेताओं के लिए नहीं, क्योंकि कोई नेता कांग्रेस में वो सारे के सारे आप करोड़पति अरबपति अमीर लोग हैं। गरीबों से तो आप दूसरा, बात उनको भी मैं नहीं बताना करते चाहूंगा हैं। बेरोजगारी। अरे सुनिए मैडम, क्या इसमें नहीं बात बोला था करते हैं मैं। आप? उनसे तो सुनिए बात सुनिए करना सुनिए निकिता जी, और दूसरा, निकिता जी, आप सवाल कीजिएगा, बहुत समय हमारे पास। आपके बीच में नहीं बोला मैं निकिता जी, आपकी बात सुन रहा था मैं। ठीक है, आपने विजेंद्र जी, बेरोजगारी का विषय उठाया, थोड़ा सही जल्दी मायने फिर में रजवन जी के पास भी जाना है, उनसे मैं भी। कंप्लीट करता हूँ मोनिका जी। सही मायने में अगर बेरोजगार कोई हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के नेता हुए हैं। हमने तो अपने शासनकाल के अंदर 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के माध्यम से जोड़ा। स्किल डेवलपमेंट और हमारा जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हम जो जॉब प्रोवाइड करेंगे, इसमें हमने बेरोजगारी में बहुत काम किया है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि इन्होंने रोजगार, तो मैं आंकड़े के साथ इनको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने पहले 5 साल के अंदर 18,020 सरकारी नौकरी दी थी। निकिता जी, आप अपडेट नहीं है तो आप देख लीजिए, विधानसभा में खुद आपने ये आंकड़े रखे हैं, तो आपने कितनी नौकरी दी और हमने कितनी नौकरी दी, उसका अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है निकिता जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले रजवन जी के पास में जाऊंगी। रजवन जी, क्या तैयारी है बजट सत्र को लेकर? एनएलओ के क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर वो सरकार को घेरेगी? देखिए, सबसे पहले तो बात ये करते हैं मनीषा जी कि अगर जो बजट सत्र है ये वास्तव में ही छोटा रहता है कि एक जनता की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो विधायक जो मंत्री हैं इनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और उसका फायदा जो मुद्दे उठाने की जब बात आती है तो बजट सत्र को छोटा कर दिया जाता है। अभी जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही थी कि छोटा है, तो जो बिजनेस बीएसी की जो बैठक होती है तो इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, तो उनको चाहिए कि इस को बढ़वाने के पर ध्यान चाहिए। तो ये तो एक तो कमी मैं इनकी भी बताऊंगा, सरकार की तो कमी है, लेकिन ये विपक्ष की भी कमी है। असल में दूसरी एक चीज और आती है कि जब विधायक, कोई भी विधायक होते हैं, 90 विधायक है, वो जब अपने मुद्दे लेके जाते हैं तो उनको एक नई समस्या आ जाती है उनके सामने कि आपके ये मुद्दे एडमिट किए जाएंगे, ये नहीं किए जाएंगे। मतलब एक ड्रॉ सिस्टम बना दिया। ड्रॉ सिस्टम से सबसे बड़ी हरियाणा की जनता को नुकसान होने वाला है वो ये है, कई बार जो गंभीर मुद्दे होते हैं वो शायद उस ड्रॉ सिस्टम से, उस लॉटरी सिस्टम से वो जनता के मुद्दे उठ नहीं पाते। लेकिन सरकार इन बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह कह सकते हैं इस चीज के लिए। असल में जब कोई भी विधायक है, जब मुद्दे लेके आ रहा है तो उन मुद्दों को सभी को सुनना चाहिए, पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन ये मामले केवल क्या है कि लॉटरी सिस्टम तक सीमित कर दिया। अब कोई भी विधायक अगर किसी भी चीज के लिए कहते हैं तो कहता है कि आपका ये मुद्दा इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने 10 मुद्दे चुने हैं, हमने 10 पर्ची निकाली, उस पर्ची में आपका नाम नहीं आया। तो एक ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, अभी भाई विजेंद्र जी जिस प्रकार से बोल रहे थे लाल डोरा के नाम पे अपनी उपलब्धि कर रहे थे, लाल डोरे की या फैमिली आईडी के बारे में, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। लाल डोरे की जो कार्रवाई के बारे में बता रहे, तो इससे हरियाणा की जनता, जो गांव के, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, वो निहायत रूप से बहुत परेशान हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो सर्वे हुई थी वो सर्वे ड्रोन से की गई थी, और ड्रोन से जो सर्वे आई है वो प्रॉपर नहीं आई, वो गलत आई है, और वो लोग बहुत परेशान है। मेरे पास इस चीज की बहुत सी शिकायतें आई है, और वो आपसे जवाब लूंगी है। आप बाद में बता दीजिए। जी, एक सेकंड विजेंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आ रही हूँ। निकिता जी, आपके पास लेके जाती है और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। फैमिली आईडी के बारे में जहाँ पर बात कर रहे हैं, वो फैमिली आईडी पे एक बार फिर जनता को, हरियाणा की जनता को फैमिली आईडी के कारण ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किया है। देखिए कहीं कंफ्यूजन हो जाए, वो जो बुढ़ापा पेंशन की एक मिनट बात, उसके बाद एक सेकंड बात कीजिए विजेंद्र जी, फिर आप इत्मीनान से अपनी बात पूरी कीजिएगा। जवाब आपको देना है। बुढ़ापा पेंशन की जो सम्मान भत्ता जो पेंशन था, उस पेंशन पर भी इन्होंने आय से जोड़कर आमदनी को, वो जो बुढ़ापा सम्मान वो था, वो बुजुर्गों को सम्मान को इन्होंने वंचित करने का काम किया। ये असल में 5100 रुपए की बात करने वाले लोग, और उन बुजुर्गों की पेंशन को आय से जोड़, इनकम से जोड़कर और उनकी पेंशन किया है। तो ये लोग आज ये कैसे कह रहे हैं कि हमने जनता के हितों के लिए काम किया है? क्या वो जनता, वो बुजुर्ग हरियाणा की जनता नहीं है जो, या वो गांव में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जिनकी ड्रोन से सर्वे कराई गई है, क्या वो हरियाणा की जनता नहीं है? उनको परेशान करने के अलावा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुछ नहीं, पुरानी पेंशन पर जवाब दीजिए विजेंद्र जी। निकिता जी, आ रही हूँ आपके पास। इसके बाद देखिए रजवन जी, मैं खुद फरीदाबाद जिले के सागरपुर गाँव में रहता हूँ मेरे भाई,
और मेरे गांव के अंदर भी वो ड्रोन से ही मैपिंग हुई थी। आप पता नहीं कैसे आपको इस चीज की जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। जानकारी मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। सबसे पहले देखिए मोनिका जी, सरकार ने ड्रोन से उसकी मैपिंग कराई थी। उसके बाद में उसका जो नक्शा है ना, वो पटवारी और ग्राम सचिव लेकर के गांव की चौपालों पर आए थे। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं, उसके लिए गांव के लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे थे कि वो जो गांव के लोग थे चौपालों पे, पंचायतों पे, मेरे गांव के अंदर भी वो लोग आए हैं, ग्राम सचिव और पटवारी। गांव के लोगों ने बकायदा उनको टिकट दिया, किस नंबर की जगह उनकी अपनी है। उसके बाद गांव के अंदर ही जाकर उन लोगों ने उनकी रजिस्ट्री करने का काम किया है। रही बात लाल डोरे से बाहर की जमीन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए हम अलग से योजना लेके आएंगे। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ग्रामीण क्षेत्र, सुनिए, अरे रजवंत जी सुनिए भैया, आप भैया बात तो सुन लीजिए, अपना पॉइंट लिख लीजिए, बाद में बोलना, आप अब बीच में मत बोलिए। मैं आपके पास भी आऊंगी, मैं पूरा समय दे रही हूँ, आपको भी पता है, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। मोनिका जी, दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग, लाल डोरे के अंदर ना कोई बैंक उनको लोन देता था, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे, आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। अब प्रॉपर हमने उनकी रजिस्ट्री उनके घर पे जाके करके दी है उनको, तो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी खत्म हो गए हैं, आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं। तो लाल डोरा मुक्त जो योजना हरियाणा सरकार ने चलाई थी मेरे भाई, उसको भारत सरकार ने स्वामित्व करके पूरे देश के अंदर योजना चलाई है। अगर वो योजना खराब होती तो भारत सरकार उसको नहीं चलाती। वो हरियाणा सरकार की ऐतिहासिक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जाके पूछिए, मैं तो गाँव में रहता हूँ, बुढ़ापा पेंशन का बता देता हूँ। सुनिए, शायद मेरे मित्र को इसकी भी जानकारी नहीं है, जब इन्होंने 100 रुपए से ताऊ देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू करी थी, उस समय से कैपिंग लगी हुई है इस पे। ये 1,60,000 रुपए तक की इनकम थी, जिसको बढ़ा के हमने 2 लाख किया है। और 23,000 लोगों से ज्यादा लोगों की, बुजुर्गों की, जिनका परिवार पहचान पत्र के अंदर 60 ईयर की एज है, 2 लाख से कम जिनकी आमदनी है, उनके घर जाकर के 23,000 से ज्यादा ऐसे लोग घर जाकर के हम लोग उनकी पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा विधानसभा का आपने अर्जुन मुद्दा उठाया। सुनिए, अरे भैया सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, मैंने नोट किया। देखिए सुनिए, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो विधानसभा की, सुनिए मोनिका जी, इन्होंने जो विधानसभा की बात की कि समय कम मिलता है। अरे भैया, जब आपको समय मिलता है तो आपके अभय चौटाला जी विधानसभा के अंदर जूता निकाल लेते हैं, विधानसभा से बाहर सिर में गोली मारने की बात करते हैं। मैं उस समय विधानसभा में था जब करण दलाल का और उनका विवाद हुआ था। वो तो विधानसभा के अंदर लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते कम है। इसीलिए तो आपकी 90 में से लेते के चाहिए रजवंत जी, आपके विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाते नहीं है। आप कहते हैं कि आपको समय कम मिलता है। जब आपको समय मिलता है, अरे मेरे मित्र, जब आपको समय मिलता है तो विधानसभा के अंदर आप मुद्दे जूता निकाल लेते हैं। आप किस समय की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, आप तो विधानसभा के अंदर, ठीक है बिजेंद्र जी, ठीक है बिजेंद्र जी, कैसे दें? रजवंत जी बोलिएगा, लेकिन उससे पहले निकिता जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। निकिता जी कुछ कहना है बहुत देर से। निकिता जी। बिल्कुल मोनिका जी, यहाँ पर पहले तो मैं बेरोजगारी के मुद्दे पे ही मैं बात करना चाहूंगी। जिस प्रकार से हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं नेहरा जी, जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर जो बयान दिया है, मुझे हैरानगी लगती है। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और जो इनकी बातों में नॉन सीरियसनेस दिख रही है, वो साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये उन युवकों पर मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने रोजगार खोया है इनकी वजह, इनकी जो लापरवाही की वजह से। मैं अगर आपको आंकड़ा यहाँ पर दूं, CMI का जो डेटा है उसके अनुसार आज भी पिछले 3 से नंबर 1 हरियाणा रहा है। 34% हमारे जो है प्रदेश में आज की डेट में बेरोजगारी है। और हर तीसरा ग्रेजुएट जो है, इन्हीं का सरकारी डेटा है ये। मैं कोई मनगढ़ंत यहाँ पे डेटा नहीं लेके आ रही हूँ, ये सरकारी ही डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि हर चौथा जो युवक है, जो ग्रेजुएट है, वो आज के दिन में बेरोजगार है। और मैं अगर आपको एक और आंकड़ा अगर आपको दूं, ये लेकिन 75% आरक्षण के मुद्दे पर तो आप ही घेरते हैं जब हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरी की बात करते हैं तो। आरक्षण की बात अलग है, पर पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लेती हूँ। लगभग 7 लाख से ऊपर आज की डेट में युवा जो है वो बेरोजगार है हरियाणा प्रदेश में। और जिस तरीके से यहाँ पर नेहरा जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि हमारे युवा जो सक्षम बने और उनको रोजगार मिले भी। डिनायल मोड में 24 घंटे रहते हैं, तो कैसे इस मसले का हल कैसे होगा? और आप मेरी बात यहाँ पर नोट भी कर लीजिए। अगली बार जब हम बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे भी, तो ये जो आंकड़ा जो 34% का जो है वो बढ़कर 40% तक जा चुका होगा। तो अगर ये इस तरीके से इनका अगर
तो हमारा युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा। और आप ये भी देखिएगा कि प्रदेश में क्राइम रेट बहुत ही स्टेडीली बढ़ते चले जा रहा है, और उसका एक कारण ये भी है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और आरक्षण की आपने बात करी यहाँ पर, तो आरक्षण का जो ये मुद्दा है, आप देखिए भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें हर इंसान को किसी भी प्रदेश में जाकर नौकरी लेने का एक पूरा जवाब ले लेते हैं, संवैधानिक एक वो है, राइट है। और इन्होंने देखिए जिस तरीके से इनके तो आपस में ही नहीं बनती, भाजपा जजपा तो इस मुद्दे पे खुद ही मैं बता देता हूँ। देखिए बात नहीं करती, भाजपा कोई और बात करती है, जजपा कोई और बात करती है। और ठीक है निकिता जी जवाब ले लें। सुनिए निकिता जी सुन लीजिए, निकिता जी सुनिए जवाब ले लीजिए। हाई कोर्ट में निकिता जी जवाब ले लीजिए। ही जो है, ठीक है विजेंद्र जी सुन लीजिए, वो आरक्षण के मुद्दे पर एक विपक्ष के रूप में वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि जब सरकार ही इस मुद्दे पर एक निकिता जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सोच नहीं रखती है, तो प्रदेश में आप क्या सोचते हैं कि जो आरक्षण है वो किसी तरीके से फायदा नहीं करेगा? विजेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुझे रजवंत जी के पास भी जाना है। बेरोजगारी और अपराध ये सच भी है, आंकड़े पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये बड़ा ही है। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो सीएमआई के जिस आंकड़ों की निकिता जी बात करती हैं, हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए बनती है कि उनके जो मैनिफेस्टो, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो लिखने वाले लोग हैं वो अगर सीएमआई की रिपोर्ट जारी करेंगे तो फिर कैसे होगा। वहीं दूसरा विरोधाभास ये होता है, अरे सुन लीजिए मैडम, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। अरे सुनिए मैडम, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा डिबेट खराब हो जाएगी। मैडम मैं भी आपके बीच में बोलूंगा डिबेट खराब हो जाएगी। निकिता मैडम डिबेट खराब हो जाएगी आपकी, आप धैर्य रखिए। कांग्रेस खत्म, देखिए कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, इसलिए घबराइए मत, धैर्य रखिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, अरे सुनिए मैडम बता रहा हूँ मैं आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जवाब दीजिए मैडम, बड़े अच्छे आंकड़े आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। कांग्रेस मुक्त हो रहा है देश, अरे देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है मैडम, सुनिए 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 मैडम, कांग्रेस मुक्त हो रहा है देश। अरे ये पप्पू की ट्रेनिंग है क्या? बीच में बोलने के लिए पप्पू ने ट्रेनिंग दी है क्या आपको? मुद्दे पर बात कीजिए मैडम, तो चुप करिए ना पहले, यार उनकी वॉइस काटिए फिर। देखिए दूसरा मैं बताना चाहूंगा इनको कि यही देखिए मोनिका, यही सीएमआई राजस्थान के अंदर कहती है कि देश भर के अंदर 65 लाख से अधिक ग्रेजुएट जो युवा हैं वो राजस्थान के अंदर बेरोजगार हैं। तो ये लोग कहते हैं सीएमआई की रिपोर्ट गलत है। जब राजस्थान के अंदर वो कहते हैं, जब महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं, जब छत्तीसगढ़ के अंदर कहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले की सीएमआई के जो आंकड़े हैं, जब सीएमआई के मोनिका जी सुनिए, जब राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में सीएमआई के आंकड़े जब कहते हैं कि इन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी कहती है कि सीएमआई के आंकड़े ठीक नहीं है। और वही सीएमआई जब इनके अपने राज्यों के बारे में कहती है, महाराष्ट्र में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, कि बेरोजगारी है वहां पे, तो ये कहते हैं आंकड़े गलत है। लेकिन जब हरियाणा के बारे में कहते हैं तो ठीक है। और दूसरा इसमें भी एक अंतर है मोनिका जी, इसमें भी एक अंतर है, कभी ये बताते हैं 34% है, कभी ये बताते हैं 28% है, कभी ये बताते हैं 22% है। अरे भैया तय तो कर लीजिए कितना परसेंट है। 34% बताते हैं, अच्छा होता कभी आप दूसरे 28% राज्यों बताते के हैं, आंकड़े कभी के बारे से 22% बेहतर ये बताते हैं कि राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए क्या कर रही है सरकार। और देखिए मोनिका जी, ठीक है, अभी मैं सुन रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, आपके जैसे पत्रकारों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के अंदर आप किन मुद्दों को उठाएंगे, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, सुनिए मोनिका जी, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं। पत्रकार ने फिर सवाल किया कितने मुद्दे हैं, उन्होंने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं। अरे मुद्दे आपको याद नहीं, मुद्दे आपको ध्यान नहीं है, आपकी कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे है। दोनों कंपटीशन में है, कौन ज्यादा बोले, नहीं पहुंच पा रही है, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, शायद दोनों कंपटीशन में है, कौन ज्यादा। ठीक है रजवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रजवन जी के रजवन जी। ठीक है विजेंद्र जी एक सेकेंड, विजेंद्र जी विजेंद्र जी ठीक है, पूरा समय आपको दूंगी। रजवन जी बोलिए। जी जी जी, अब समझाओ, ये दोनों कंपटीशन हो रहा था, कौन ज्यादा बोले। बाकी चलो कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद समय दिया। अभी जो बात कर रहे थे सीएमआई के आंकड़े, तो असल में कांग्रेस और बीजेपी जहाँ पे ये ना ये
इस हिसाब के बनाए हुए, जहाँ पे कांग्रेस को जहाँ पे अपनी सहूलियत के अनुसार लगे वहां पे उनको आगे कर देते हैं। वहीं बीजेपी जब राजस्थान की बात करे, पंजाब की बात करे तो सीएमआई के आगे देते हैं। तो ये दोनों ही इनसे बचते नजर आ रहे हैं। असल में जब जो बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, एक अहम मुद्दा है और दोनों बड़ी पार्टी है। और दोनों बड़ी पार्टी जब युवाओं के जब भविष्य के साथ जब कोई बात हो रही है तो उस पर इस तरह की बहस कर रहे हैं, जो बेतुकी बहस बोली जाएगी वो कर रहे हैं। अभी 80,000 की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने स्किल मैनेजमेंट का, हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। इनकी स्किल, वो बच्चे कहाँ है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कर क्या, मैं एक बता देता हूँ। अभी जैसे कॉलेजों की बात अगर करें तो कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, लगभग 40,000 के आसपास टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों की कमी है। और अगर की बात करें, किसानों के विकास की बात करें तो एडीओ की पोस्ट खाली पड़ी है। और अभी स्किल के बारे में बात कर रहे थे तो आईटीआई में इंस्पेक्टर की 3206 पोस्ट खाली पड़ी है। उनके 3 साल से उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे और ये कह रहे कि हम स्किल डेवलपमेंट के कारण युवाओं को अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, सरकारी स्कूलों में सरकार के पास की कमी है। जवाब नहीं है। बहस करवा लो, चाहे कितनी ही करवा लो, बेमुद्दे पे बेमतलब। आपने सवाल कर लिया, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, विजेंद्र जी से जवाब लेंगे। देखिए मैं क्योंकि एक सेकंड विजेंद्र जी, क्योंकि वक्त का अभाव है, इसलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर, केवल हर खबर हरियाणा पर। खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी विशेष चर्चा मसला में। आज हम बात कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी पूरी है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की, तो वहीं सरकार भी फैक्ट्स के साथ तैयार है खुद को डिफेंड करने के लिए। चलिए
सकते हैं, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत जी ने विजेंद्र जी सवाल किया कि आखिर क्यों नहीं है और डॉक्टर्स अस्पतालों में क्यों नहीं है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है और आप भी जानते हैं सच्चाई कि कमी है, आखिर उनको कब तक पूरा किया जाएगा। देखिए मोनिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे विद्यालयों के अंदर चाहे विद्यार्थियों की, जैसे हमने जेबीटी टीचर्स की मैं विषय अगर बताऊं आपको कि उनके साथ साथ हमने जो पुराने समय के अंदर जो जिनको कांग्रेस सरकार निकालने तक की नौबत कर दी थी, उनको अगर उनकी नौकरी पक्की करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे सैनिकों को सम्मान देने की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, उनको सुरक्षा देने की बात हो। अगर मैं सैनिकों के सम्मान की बात करूं तो वीर गति को जो हमारे सैनिक जो शहीद कुछ कहना चाह रही आऊंगी आपके सैनिकों की बात नहीं चल रही यहाँ पे अब आप तय नहीं करेंगे, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मुझे क्या बोलना आप तय नहीं करेंगे कम से कम। ठीक है, नहीं तो जवाब दीजिए। जो चीज आप दूसरा मैं बताता हूँ, अरे भैया मैं बता रहा हूँ, हर चीज में बता रहा हूँ। दूसरा मैं बताता हूँ मैडम, देखिए मैं एक एक करके बिंदु पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सैनिकों के सम्मान के लिए जो हम लोगों ने अर्धसैनिक परिवार और सैनिक परिवार को शहीदी स्थल पर जो हमने देने वाली ग्रांट है उसको 20 लाख रुपए से बढ़ा के हमने 50 लाख करने का काम किया है। पिछले एक साल के अंदर 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हमने भेजने का काम किया है। अगर किसान की फसल खराब होती है मोनिका जी तो प्रति एकड़ उसको 15,000 रुपए, प्रति एकड़ उसको 15,000 प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर हम लोग ने देने का काम किया है। अगर आज देश भर के अंदर मोनिका जी सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करता है तो हरियाणा विजेंद्र जी 14 फसलों सवाल की है। क्या आपने सवाल ठीक से सुना नहीं? पंजाब जो है वो पंजाब ठीक है। 2 फसलों की खरीद विजेंद्र करने का काम करता है। क्या आपने सवाल ठीक से सुना नहीं? महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया है, ठीक तो है, हरियाणा सरकार ने दिया है। मेरा सवाल आपसे ये था, मैडम सुन तो लीजिए आप जी, मेरे को तय करना है मुझे क्या बोलना है। नहीं लेकिन सवालों का जवाब तो देंगे ना आप, क्योंकि आप सरकार की तरफ से यहाँ बैठे हैं। मैडम मैं आपकी बात आप सुनिए, ठीक है। 5500 से ज्यादा गाँवों के अंदर अगर 24 घंटा बिजली देने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। गुड़गांव फरीदाबाद के बाद में पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मैं मानती हूँ आपने हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी क्यों है और अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी क्यों है, इस पर जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए। देखिए अब मैं आता हूँ नौकरी के विषय पे। विधानसभा के अंदर कुछ आंकड़े रखे हमारी पार्टी ने भी, इनेलो ने भी, कांग्रेस ने 5 साल के शासनकाल के अंदर 18,020 सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा रखा है। इनेलो पार्टी ने 5500 सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमारी पार्टी ने 80,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और इसके अलावा जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कौशल को लेके हमने क्या किया, अरे भैया हमने तो पलवल के दूधौला के अंदर पूरे देश की सबसे पहली श्री विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो 10,000 बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देगी, जिसको बनने में 1,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो 100 एकड़ जमीन में बनके तैयार हो चुकी है, हमने उसको बनाया है और वो चालू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम बनाएंगे, वो चालू हो चुकी है। जहां तक आपने शिक्षकों की बात की, हरियाणा के अंदर सबसे शिक्षक किसने भर्ती किए? हमने किए। हमने सरकारी स्कूलों के अंदर जो सहायता राशि पहले देते थे उसको डबल करने का किसी ने काम किया है, तो हमने काम किया है। जिन टीचरों को निकालने पे तुली हुई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उन टीचरों को एडजस्टमेंट करने का काम किया है। चाहे गेस्ट टीचर है या अन्य हैं, उनकी नौकरी को स्थायी बनाने का काम किसने किया है? हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, उन मुद्दों पे अगर काम में किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी ने सिवाय भ्रष्टाचार के क्या किया? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर 100 से ज्यादा मुकदमे विजेंद्र जी, पिछली सरकारों ने जो किया जनता ने उनका जवाब भी उन्हें दिया है, इसलिए आप सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपको सत्ता में बिठाया है, ताकि जो पहली चीजें हुई हैं वो अब ना हो। तो पिछली सरकारों ने जो किया आप उसको मत गिनवाइए। हमने मोनिका जी ईमानदारी से नौकरी दी है, जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया था। हमने योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। ठीक है, निकिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपके पास आऊंगी उसके बाद। मोनिका जी, पुरानी सरकारों के अंदर नौकरियों को बेचने का काम होता था, आज ईमानदारी से नौकरी मिलती है। इनेलो के राज में गुंडागर्दी थी, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था। हमारे राज्य में ईमानदारी है, अनुशासन है, पारदर्शिता है। ठीक है, निकिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निकिता जी, ईमानदारी से काम होता है। ठीक है निकिता जी, जब इंसान के पास फैक्ट नहीं होते हैं ना उनको बैक करने के लिए, तभी वो गोल गोल विषयों को घुमाते रहते हैं, और अभी नेहरा जी वही कर रहे हैं। वो बहुत ही काबिल प्रवक्ता है भाजपा के, मगर इस तरीके से झूठ की बुनियाद पे जो ये सरकार चल रही है, उसका जो है सारे जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी मुद्दे हैं, वो साफ तौर पर सबके सामने है। और प्रदेश की जनता देख रही है ये किस तरीके से
डिनायल मोड में है और उनके लिए काम करना ही नहीं चाहती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक काउंटर करूँ, जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि टीचरों की भर्ती नहीं हो रही और साफ तौर पर सरकारी आंकड़ा भी एक है कि लगभग 50% आज की डेट में जो स्टाफ है कॉलेजेस में वो उनकी वहाँ पे भर्ती हुई नहीं है। तो यहाँ पर ये मुद्दा मैं अभी यहीं पर यहाँ तक ही इसके बारे में बोलूंगी। पर महंगाई मोनिका जी, आपके और मेरे हमारी जो गृहस्थी है और हमारा हम जिस तरीके से घर चला रहे हैं आज की डेट में, हमारी जो महिलाएं हैं प्रदेश की, उनको बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त अपना घर चलाने में। एलपीजी के दाम जो है 105 रुपए फिर बढ़ा दिए गए कल। आप बताइए कि जब एलपीजी के दाम 1000 रुपए तक जा चुके हैं तो आप जो ये योजनाएं जो चलाते हैं वो तो बिल्कुल खोखली साबित हो रही है यहाँ पर। और दूसरी ओर अगर आप देखिए, आप पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 100 पार से इन्होंने कराए हैं। मतलब ऐसी तो उपलब्धि किसी और सरकार की हो ही नहीं सकती थी कि इन्होंने 100 पार करवा दिया। डीजल पेट्रोल के दाम एक बिल्कुल आमने सामने है, दोनों का जो अगर आप देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, जिसके वजह से ये इन्फ्लेशन होता है और दाम जो है हर चीज के जो भी हम रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं उनके सारे दाम बढ़ चुके हैं। और अगर ये बोले महंगाई राहत नहीं मिल रही है, आपके महंगाई बहुत हो रही है। एक छोटा सा जवाब, एक सेकंड विजेंद्र जी, देखिए धैर्य रखिए, आऊंगी आपके पास, पूरा समय आपको देती हूँ बोलने के लिए। एक सेकंड, आखिरी यहाँ पर एक छोटा सा महंगाई पर मैं आंकड़ा यहाँ पर देना चाहूंगी कि ये भी सरकारी आंकड़ा ही है नेहरा जी, उस पे आप बिल्कुल आहत ना होइएगा। फरवरी की अभी बिल्कुल पिछले महीने का ही ये आंकड़े आए हैं। देश में 6.1% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है। प्रदेश के अंदर 7.23% बढ़ा है, जो दिसंबर के मुकाबले लगभग 2% ज्यादा है। तो मैं आंकड़ों की भी बात करूं तो वो तो सीधे रूप में दर्शा रहा है कि जो हमारे निकिता जी को छोटा सा जवाब दे देता हूँ महंगाई के। ठीक है, आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ, उसके बाद रजवन जी से बुलवाना। ठीक है, हाँ मैडम, मैं जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रजवन जी के पास जाना। निकिता जी, आपने महंगाई का बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि मुझे 2014 से पहले एक गाना ध्यान आ रहा है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। ये किस सरकार के राज में बना और किस सरकार के काल में महंगाई ज्यादा थी? उस समय मुझे ध्यान आ रहा, सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गाना बना था। अब देखिए, आप बीच में बोलती हैं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, आप बीच में क्यों बोलती हैं? आप बीच में बोलती हैं मैडम, आप बीच में क्यों बोलती हैं? मुझे ये बताइए, मैं आपके बीच में बोला था क्या? मैं आपके बीच में एक करके बोलिए, लोगों तक आपकी बात जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। निकिता जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगी। निकिता जी, अपने नंबर पे आप बोल नहीं पाती हैं, फिर बीच में बोलती है। मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। विजेंद्र जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि सखी सैया महंगाई को करने के लिए क्या कर रही है सरकार? पिछली सरकार में किसके समय में बना था? ये गाना किसके समय में बना था, ये बता दीजिए खाली। अरे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इस देश के अंदर गाने बन रहे थे, इतनी महंगाई आपके समय में बढ़ गई थी। बॉलीवुड वालों को भैया गाना आगे बनाना पड़ रहा था, इतनी महंगाई आपके समय में थी। और प्याज इसका जवाब जनता ने दिया ना, इसलिए आप सत्ता में हैं, आपसे उम्मीद है जनता को। मैं इनको, मोनिका जी, इन्होंने जो बात की, इतनी महंगाई की कांग्रेस शासन के समय में, और ये जो गैस सिलेंडर की बात करती है ना मोनिका जी, सुनिए, ये जो गैस सिलेंडर की बात करती है ना, इनको ध्यान होना चाहिए। 1200 से ऊपर सिलेंडर नहीं, लेकिन आपको ये जवाब देना चाहिए कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है महंगाई को कम करने के लिए। उसको कम करने का काम किया है। विजेंद्र जी एक सेकंड आऊंगी आपके पास। निकिता जी एक सेकंड आपके पास भी आऊंगी। रजवन जी कुछ कहना चाह रहे? रजवन जी, ये दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। असल में आज का जो मुद्दा था वो कुछ था, लेकिन दोनों पार्टी के प्रवक्ता इस हिसाब से ले गए कि कौन सी जो गाना है उस गाना का रचयिता कौन है और कौन है। मैं बता देता हूँ विजेंद्र जी, गाना आपका द्वारा था, लेकिन आज ये पूरे देश की जनता गा रही है, आपके खिलाफ गा रही है। पहले तो कांग्रेस के खिलाफ गाती थी, अब आपके खिलाफ गा रही है। और रही बात अभी जो आप बात कर रहे थे कि भर्तियां नहीं हुई, असल में ये भर्तियां आपने आज भी पता चल रहा है कि जब आपने 7-8 साल हो गए आपको सरकार आए हुए, जब आपकी सरकार में भी इतने दिनों से पद खाली पड़े हैं, तो फिर आप खुद सोच के देख लीजिए किस प्रकार की भर्तियां कर रहे हैं। दूसरी मामला आया था प्रॉपर्टी आईडी का, पूरे हरियाणा में बहुत मामला उछल रहा है प्रॉपर्टी आईडी का।
ये प्रॉपर्टी आईडी का आपने शायद ठेका गुजरात की किसी कंपनी को दिया हुआ है, वो भी ड्रोन से करके लोगों को भ्रमित करके लोगों को सर्वे करके घर बैठे उन्होंने सर्वे की है। और हरियाणा, पूरे हरियाणा की जनता आज परेशान हो रही है। नगर पालिका, नगर परिषद में चक्कर काट रही है अपनी आईडी को ठीक करवाने के लिए, दुरुस्त करवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि हरियाणा की जनता के लिए काम हो रहा है, कहां तक काम हो रही है? अभी किसानों की आय के बारे में बात कर रहे थे कि हमने किसानों को इतना पैसा दे दिया, अब 2022 भी आ गई, कुछ दिन ही बचे हैं, वो कितने दिन में दुगनी हो जाएगी वो तो नहीं पता, कैसे बताओगे या कोई लिपा पोती करोगे, वो तो आप ही। एक सबसे बड़ी बात इस सरकार ने जो किया था वो ये किया कि पहले 25 साल के युवाओं पे, जब युवाओं की नशे करने की उम्र और वो घटा के आपने 21 साल कर दी। इस चीज के लिए एक बड़ा दुख है कि हरियाणा पहले ही नशे में, पहले तो उड़ता पंजाब कहा था, लेकिन आज हरियाणा में नशा बहुत बड़ी मात्रा में फैला जा रहा है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पूरे मतलब एक नई पीढ़ी और वो नशे के कारण बर्बाद हो रही है। हरियाणा की सरकार उस पर लागू किसी भी प्रकार का कड़ा नियम बनाने में ना रही है। ऊपर से एक नियम बना दिया कि शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी। तो ये इस प्रकार के जब आपके फैसले आएंगे तो आप अपने आप सोच सकते हो कि आप हरियाणा की जनता का किस प्रकार से भला कर रहे हो। गंभीर मुद्दा है और ये कई जिलों में सामने भी आया है। देखिए सबसे पहले तो मोनिका जी उन्होंने बोला था कि किसानों की आमदनी डबल कब करोगे। मैं उनको सिर्फ 5 फसलों का मैं तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ मोनिका जी, ज्यादा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ 2014 के अंदर की एमएसपी, ध्यान से सुनना सुखवंत भाई, नोट कर लेना कहीं, 1250 रुपए प्रति क्विंटल, 1250 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी थी 2014 में। आज है 2250, साल में बढ़ाए हैं भैया 1000 रुपए। सरसों का एमएसपी जब हम आए थे 3000, सुन लीजिए भैया, 3000 रुपए था सरसों का, आज उसका रेट हो चुका 5050। अरे भाई बीच में मत बोलिए, एक बार एमएसपी पे खरीद के रह गए। अरे भैया बीच में मत बोलिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं आपको बीच में नहीं बोला। देखिए ये आदत ठीक कर लीजिए अपनी, ये आदत अपनी आदत ठीक करिए भैया। पहले मैं बता देता हूँ फिर बोलना, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। जब हमारी सरकार आई थी 2014 के अंदर मोनिका जी, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, डिबेट खराब होगी। सुन लीजिए पहले, अपने नंबर पे बोलना, लिख लीजिए। देखिए 1250 रुपए का बाजरे का एमएसपी था जब हम आए थे, आज 2250, 1000 7 साल में बढ़ाया। सरसों का 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट था, आज 5050 रुपए, हमने 2050 रुपए 7 साल में बढ़ाए हैं। कपास का 3500 रुपए था, आज 5500 रुपए, हमने इस पे 2000 रुपए अपने शासनकाल में 7 साल में बढ़ाए हैं। गेहूं का 1300 रुपए था, 715 रुपए 7 साल में बढ़ाए हैं, 2015 का आज रेट है एमएसपी का। धान का 1200 रुपए का रेट था, 1940 रुपए प्रति क्विंटल का मोटा धान एमएसपी पे बिकता है, 740 रुपए हमने बढ़ाए हैं। मैंने 5 फसलों का बताया, हमने तो बात की थी दुगने की, है तो हमने 3 गुना 4 गुना पैसा बढ़ा दिया भैया। और जो आपने बात की खरीद की, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ गेहूं की एमएसपी पे हमने डायरेक्ट किसान के अकाउंट में भेजने का काम किया है। सरसों 7 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदने का काम किया है। बाजरा हमने 7.5 लाख मीट्रिक। ठीक है, हरियाणा में जो नशा बढ़ रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? कपास तो भैया सुनिए, आप जिस सरसों की एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप किसी और दुनिया में जानकारी नहीं रखते। सरकार मंडी में कोई लेके नहीं आया सरसों तो बाहर बिक रही है 7000 रुपए क्विंटल में, एमएसपी का मंडी में कोई लेके नहीं आया। अरे भैया गाँव का रहने वाला हूँ, जितेंद्र जी, ठीक है, खेती करता हूँ, नशे को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलना, मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ। ठीक है, आज कपास का जो रेट है ना मंडी में कोई लेके नहीं आ रहा। ठीक है जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैडम सुनिए, सरसों कोई मंडी में इसलिए लेके नहीं आया, एमएसपी से ज्यादा पे बाहर सरसों बिक रही है 7000 रुपए में, और मंडी के अंदर सरसों का रेट 5050 रुपए का है। ठीक है, हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, युवा, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? मैडम उसके लिए कर रहे हैं कि जो नशेड़ी लोग थे उनको अंदर डालने का कर रहे हैं। सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है, उनकी प्रॉपर्टी को पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नशेड़ी की प्रॉपर्टी को या नशे से व्यापार करने वाले की प्रॉपर्टी को अटैच करने का कोई काम कर रहा है तो इस हमारी सरकार ने कानून बनाया है। इससे पहले आते थे और वापस छूट के वापस चले जाते थे। हमारी सरकार ने संपत्ति अटैच करने का कानून बनाया है, सख्त हमने सजा का प्रोविजन किया है, हमने उसको बेल नहीं देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार के शासनकाल में स्पेशल अभियान चला हुआ नशे के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नहीं दिखाई दे रहा जी ने अभी बैठ के सुनिए मैडम, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी करनाल के अंदर, आपने ध्यान दिया हो तो, अंबाला के अंदर, कि किस तरह से नशे। ठीक है, आऊंगे आपके। ठीक है विजेंद्र जी, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है नशा के ऊपर, सबसे ज्यादा कुछ कहना चाह रही है? किसानों के लिए सबसे ज्यादा हमने फायदा दिया है
और रोजगार की जो मेरे मित्र बात कर रहे थे, ईमानदारी से हमने रोजगार ठीक है विजेंद्र जी। मैडम सुनिए, 30 सेकंड में कंप्लीट। डंके की चोट पे कहता हूँ 80,000 सरकारी नौकरी दी है हमने। आप आंकड़ा बता दीजिए इन लोगों को। मेरे मित्र 5500 सरकारी नौकरी दी थी आपने अंतिम 5 साल में। अब दोबारा कभी आओगे? समय का इसलिए सबको सुनना जरूरी है विजेंद्र जी, आपको ही नहीं सुनना है। आपने ठीक है मैडम सुनिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर। 18,000 सरकारी नौकरी दी थी कांग्रेस पार्टी ने। विजेंद्र जी एक सेकंड, मुकाबला करेंगे? एक सेकंड, ठीक है नौकरी दी है, ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है आप रुकेंगे या आपकी आवाज नीचे करवाऊं मैं? ठीक है कंपनी के सामने गड्ढे खोदने का काम करते थे विजेंद्र जी। पिछली सरकारों में जो भी हुआ, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं अपनी सरकार के काम गिनाने के लिए। आपकी सरकार क्या कर रही है जनता की बेहतरी के लिए? ठीक है निकिता जी, आप अपनी बात कीजिए, उसके बाद मैं रजवंत जी के पास। निकिता जी। जी मोनिका जी, यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगी, ये बहुत ही हवा में बात वाली चीजें बोल रहे हैं नेहरा जी। यहाँ पर किसी में भी इनकी एक भी बात में कोई दम नहीं है। अगर इन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ किया है तो वो आज मतलब पिछले 1 साल इतना बड़ा हमारे प्रोटेस्ट हुआ वो ना हुआ होता। तो इनके ये जो दावे हैं कि हम उनकी आमदनी जो है डबल कर देंगे 2022 तक, उसके तो बिल्कुल कोई लक्षण तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है। जो अभी विजेंद्र जी जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता, आप ध्यान रखिए। ठीक है बोलिए निकिता जी। तो अभी तक जो फसल खराब हुई, जो समय का अभाव है इसलिए आपसे बोल रही हूँ, थोड़ा शांत रहिए, सभी को मौका देना है बोलने का। निकिता जी बोलिए। बिल्कुल, तो वही है कि अगर किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो वो प्रोटेस्ट 1 साल तक नहीं चलता। विजेंद्र जी उनसे जो सवाल करना है वो मैं कर लूंगी। आप ठीक है ठीक है। छोटा सा सवाल है मैडम कि 4 लाख किसानों ने इनके शासन काल में जवाब दीजिए। आप मुझे ये बात बताइए कि आज अगर सदन में आपने मौन रखा, ठीक है क्योंकि समय का अभाव है रजवंत जी। मुझे खुशी होती है अगर वो 700 किसान ठीक है रजवंत जी, फाइनल कमेंट आपसे। रजवंत जी देखिए विजेंद्र जी, आप एक बार मेरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपना खत्म करें। एक सेकंड रजवंत जी, हाँ बोलिए। जो डिबेट थी, जो मुद्दों के ऊपर जो डिबेट होनी चाहिए थी और जवाब जो सरकार को देना चाहिए था, सरकार वो जवाब देने में असफल रही। दूसरी एक चीज बताता हूँ कि पीछे की सरकार की अगर आप बात करेंगे तो पीछे की सरकार ने अगर कुछ अच्छा किया होता तो वो आज वो सत्ता में बैठी होती। जनता उनको पसंद नहीं कर पाई, उन्होंने किया। अब वो हालात आपके साथ भी हुई थी, जनता ने आपको भी पसंद नहीं किया था, तभी आपकी 40 सीट आई और आप जोर तोड़ करके सरकार में बने पाए। फिर भी आप अगर सरकार बना गए तो आपको कम से कम इतना कि हरियाणा की जनता में जो पीछे कमी रह गई थी शायद उनको पूरी कर दे, वरना हरियाणा की जनता आज इतनी परेशान है। मोनिका जी मैं बताना चाहूंगा इनको, आज की जो हरियाणा के इतिहास में ये पहली सरकार है केवल और केवल झूठी बयानबाजी। और जिस प्रकार विजेंद्र भाई जो ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि मीडिया पे झूठ बोल के अपना मीडिया पैनलिस्ट से सहप्रवक्ता और प्रवक्ता जरूर बन सकते हैं, हरियाणा की जनता के दिलों में घर नहीं बना सकते। ये ठीक है, मैं अभी भी प्रवक्ता हूं मेरे मित्र, क्योंकि प्रवक्ता हूं, क्योंकि वक्त का अभाव है। आप सभी को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। रजवंत जी आपका भी, निकिता जी आपका भी, विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी विशेष चर्चा मसला में। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर विपक्ष और पक्ष के झगड़े के बीच अगर कुछ छूट जाता ताकि असली मुद्दे जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। चलिए हमारे डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।